जय सिया राम दोस्तों। अगर आप भी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कोई चैप्टर वाइज समराइज करके दे दे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा दे, तो आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के चाहे साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसको चैप्टर वाइज पहले थ्योरी कराई जाएगी और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या आए हैं या बनने वाले हैं सबकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आज क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 6 नियंत्रण और समन्वय देखेंगे। तो जिसमें पहले आता है जंतु तंत्रिका। और ये क्लास आपकी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी, केवीएस, यानी कहने का मतलब है जहां भी साइंस पूछी जाएगी। आप तो जानते हैं कि अब हर एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, तो जहां भी एनसीईआरटी पूछी जाएगी वहां आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सूचनाएं हमारे शरीर में कैसे आदान प्रदान होता है, ये दुर्मिका देख रहे हैं। जब भी कोई हमारी बॉडी में हम स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं या टच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर सूचनाएं उत्पन्न होती हैं दुर्मिका में। तो दुर्मिका में सूचनाओं को ले जाने के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और ये विद्युत आवेग कोशिकाकार में जाता है। फिर कोशिकाकार से विद्युत आवेग सूचनाओं को एक्सॉन में ले जाता है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फिर ये तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचता है। तंत्रिकाक्ष यहाँ केमिकल रिएक्शन रिलीज कराता है ताकि ये एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में पहुंच सके। तो एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाएं जाती हैं वो यहाँ जो खाली स्थान रहता है जो जुड़ा रहती है दो तंत्रिकाओं के बीच में, उसको बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तंत्रिकाओं के खाली स्थान को या मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। हाँ, तो ये सिनेप्स क्या करता है, किसी विद्युत आवेग में जो परिवर्तित हो गई सूचना को दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है, फिर इस तरह से मस्तिष्क में जाती है और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये तंत्रिका जुड़ी है ना, फिर दूसरी तंत्रिका से जुड़ी हुई है, बस ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका व पेशी ऊतक द्वारा होता है। सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीकृत सिरे द्वारा उत्पादित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुविका से कोशिकाकार तक जाता है, तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यह है अंतर्ग्रंथन। ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाने का कार्य किसका होता है? सिनेप्स का। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं? तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। अगर प्रश्न किया जाए कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह कार्य करती है तो कौन होगा? एक्सॉन। फिर है क्वेश्चन कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहां आवेश का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे है आगे संचरित हो सके, यानी आगे सूचनाएं बढ़ सके, तो वो कौन है? सिनेप्स। आपने देखा ना, एक तंत्रिका कोशिका से जब दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है तो वो सिनेप्स से होकर ही जाती है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका, सबसे पहले जहां मिलते हैं उस बिंदु को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं और मेरुरज्जु किससे बनी होती है? तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। मेरुरज्जु का काम क्या है? तो मेरुरज्जु का काम कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना मेरुरज्जु का काम है। अब आ जाइए मानव मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। यहाँ मेरुरज्जु गलत है, से बनता है। यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। यानी जब सूचनाएं प्राप्त कर लेता है तंत्रिका तंत्र
फिर उनका रिएक्शन देता है, जब शरीर के अन्य भागों में संचार करता है यानी सूचनाओं को भेजता है, तो इस प्रक्रिया को जो सुगमता यानी आसान बनाता है वो है परिधीय तंत्र का तंत्र। अब परिधीय तंत्र का तंत्र क्या है? तो परिधीय तंत्र का तंत्र कपाली तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई एग्जामों में बड़े बड़े, जैसे पीसीएस वगैरह लेवल पे, कि कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या ये 31 जोड़ी होती है। अब मस्तिष्क में चलते हैं कि मस्तिष्क में होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इनका क्रम पूछा जाता है, कौन पहले आता है कौन बाद में। अगर आपने एग्जाम कई दिए होंगे तो ऐसा कई बार पूछा भी गया है। अगर आप अभी हाल ही में जो बीपीएससी के एग्जाम हुए उनमें भी देख लीजिए, तो क्रम पूछा गया है कि मध्य मस्तिष्क का भाग दे दिया और हाइपोथैलेमस, इनको क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले ऊपर रहता है हाइपोथैलेमस, फिर उसके नीचे पीयूष ग्रंथि, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस के समीप स्थित होती है, इसलिए हम इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क आते हैं। फिर आता है मेरुरज्जु। यहाँ आपको और क्लियर समझ आ जाएगा इस चित्र से। ये है अग्र मस्तिष्क, जहाँ हम सोते जागते में जो सोते हुए जो निर्णय लेते हैं, चेतना में हम जो भी निर्णय लेते हैं या क्रिया करते हैं या हम तर्क करते हैं, पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, कोई भी चीज हम जो करते हैं वो अग्र मस्तिष्क में करते हैं। ये प्रमस्तिष्क है यहाँ पर, और ये है मध्य मस्तिष्क। ये क्या है? ये है मध्य मस्तिष्क। फिर यहाँ से शुरू होता है पश्चिम मस्तिष्क। अब इनका अब ये पश्चिम मस्तिष्क है, इसके ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस। फिर उसके ये है नीचे इतनी सी होती है पीयूष ग्रंथि, जिसमें वृद्धि हार्मोन बनते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि है। फिर पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है। फिर उसके बाद आती है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? ये गर्दन के यहाँ, गर्दन से जो पूरा मस्तिष्क जुड़ा है ना, वो मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु है वो, रीढ़ की हड्डी वगैरह ये सब उनकी रक्षा करना मेरुरज्जु का काम है। अब आ जाइए अनैच्छिक क्रियाओं में से कुछ मध्य मस्तिष्क और कुछ पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं विक्रियाएं होती हैं जो हम अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दिल की धड़कन हो गया, पाचन हो गया, रक्त दाब हो गया, लार आना, बमन, उल्टी, ये सब। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब है, लार आना, बमन, उल्टी, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला से नियंत्रित होती है। तो पश्चिम मस्तिष्क में जो आपने देखा था ना, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। पश्चिम मस्तिष्क यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही क्रिया पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर और अधिकांशतः। तो जो पश्चिम मस्तिष्क की जो अनैच्छिक क्रिया होगी वो पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, यानी पश्चिम मस्तिष्क स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। पेशी कोशिकाएं, पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। हमारी शरीर की जितनी भी पेशी कोशिकाएं उनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिससे हम उनकी आकृति अथवा व्यवस्था दोनों बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेट फुला लेते हैं, पेट फैला देते हैं, हम हाथ को फैला देते हैं, हम हाथ को सिकोड़ लेते हैं, तो ये क्या है? विशेष प्रकार की प्रोटीन की वजह से होती है। अब एक है पादप, दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, वृद्धि आश्रित और एक वृद्धि से मुक्त। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करती हैं। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं होती है, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। जैसे आप सोचिए कि छुई मुई को आप स्पर्श करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, वो हालांकि वृद्धि गति के कारण नहीं है। या मान लीजिए कोई भी चीज है जो पौधों को आप छुएंगे तो वो अपनी जो आकृति या परिवर्तन, या जब बाष्पोत्सर्जन होता है तो वो अपनी आकृतियां बदल लेते हैं। अब आ जाइए पादप हार्मोन।
पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होते हैं। जिबरेलिन पौधे की तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। उस साइटोकाइनिन हार्मोन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? फलों और बीजों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा है एब्सिसिक अम्ल हार्मोन, ये वृद्धि संदमन हार्मोन होता है, यानी पत्तियों का मुरझाना गिरना। संदमन का मतलब होता है वृद्धि को रोकता है। जैसे आपको एसिडिटी किसी को हो जाती है, कोई काम करता है तो बार बार टॉयलेट तो काम रुक जाता है ना, वैसे ही एब्सिसिक होता है, एसिडिटी की तरह ही। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है? फलों को पकाने का कार्य करता है। अब आ जाइए जंतु हार्मोन। एडेनिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि मतलब जो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। एड्रिनल हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, और डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का दूसरा मार्ग है। थायराइड, जिसे हम अवटु ग्रंथि कहते हैं, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया गया है। यानी तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया कितनी होती है? 3। कौन कौन? प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करती है। जो हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में जो सूचनाएं संचालित होती हैं, उसमें तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ताकि तेजी के साथ हो। पता चले आप हाथ लगाएं गर्म है और वो संकेत घंटों के हिसाब से पूछे, तब तक तो आपका हाथ जल ही जाएगा ना। तो हार्मोन की जो क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। पुनर्भरण क्रिया विधि का मतलब है कि अगर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है तो उनको नियंत्रित करना। पुनर्भरण का मतलब ही होता है, पुनर्भरण क्रिया विधि का मतलब ही होता है नियंत्रित करना। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, अंतर्ग्रंथन कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करा दी जाएगी, और आप देखेंगे कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप किसी थ्योरी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बिल्कुल निचोड़ एक एक चीज़ को पढ़ के ही दिया गया है। क्यों? आप जानते हैं कि एनसीईआरटी क्या है, 9-10 की है, तो उसमें विस्तार से बहुत रहता है, तो इसमें फैक्ट फैक्ट चीज़ें ही निकाल के रखी गई हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब भी अगर आप समराइज नोट बनाएंगे तब भी आप यही चीज़ें निकाल कर ही लाएंगे, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसको एनसीईआरटी समरी करके अब ये सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। अभी एक भी सब्सक्राइब नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा चैनल है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको एनसीईआरटी का कंटेंट अगर चाहिए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलता रहेगा जो आपके हर एग्जाम में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय सिया राम। इस वीडियो का क्या रिएक्शन होता है वैसे ही हम फिर आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।